अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम बात करने लगे हैं एक बहुत ही जिसे कहते हैं डिमांडिंग टॉपिक की, जिसका नाम है क्रैब्स साइकिल। पता नहीं क्यों इतनी डिमांड है इसकी, इतना आसान सा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, बेकार सा टॉपिक है। एक्चुअली इसमें समझने वाली बात ही कोई नहीं है। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस था, एक से दूसरा कंपाउंड बन रहा था, एक रिएक्शन हो रहा था, बस आपने ये देखना था कि किस सीक्वेंस के अंदर रिएक्शन चल रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह क्रैब्स साइकिल के अंदर भी एक साइकिल होती है, वहाँ पे चार्ट था, यहाँ पे साइकिल है। आपने बस ये देखना है कि एक के बाद दूसरा कंपाउंड बन रहा है, दूसरे के बाद तीसरा बन रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ रिमूव हो रही है, दैट्स इट। अच्छा, क्रैब्स साइकिल जो है हमारे पास ये बेसिकली एरोबिक ब्रेक डाउन है पायरुविक एसिड का। और मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर होने के लिए लाजिम है कि पायरुविक एसिड जो है वो अपनी शक्ल चेंज करे, अपना हुलिया चेंज करे, प्लास्टिक सर्जरी करवाए अपनी, और वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, जिसमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड ये है एसिटाइल, और ये जो कोएंजाइम ए है ये बेसिकली सिर्फ गार्डियन के तौर पर आया है, छोड़ने के लिए आया है, क्रैब्स साइकिल में दाखिल करवाने के लिए आया है। अभी जो क्रैब्स साइकिल है इसके 3 नाम है, ठीक है। पता नहीं साइंटिस्ट को क्या मसला होता है, एक नाम पे खुश नहीं रहते। क्रैब्स साइकिल ये नाम क्यों है, क्योंकि वो जो जनाब थे जिन्होंने ये रिएक्शन डिस्कवर किए थे वो क्रैब थे, हैंस क्रैब। दूसरा नाम इसका है सिट्रिक एसिड साइकिल। जिस तरह आपने पढ़ा था C3 साइकिल, क्यों C3 कह रहे थे, प्लांट्स के अंदर एक साइकिल थी कैल्विन बेंसन साइकिल ना, उसे हम C3 क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बन रहा था उसमें 3 कार्बन थे। इसे सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं, मेक सेंस, पहला कार्बन जो बन रहा है उसका नाम सिट्रेट है, ठीक है जी, तो इस वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहता है। देन देयर इज अनदर नेम इज कॉल्ड TCA साइकिल। TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो ग्रुप होता है COOH, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो जो सिट्रिक एसिड होता है ना, उसके अंदर इस तरह के 3 मिलते हैं, एक तो इसका H जो है ना वो रिमूव हो गया, दैट इज़ वाई इसे सिट्रिक एसिड नहीं कह रहे, इसे सिट्रेट कह रहे हैं। देखिए सिट्रेट में और सिट्रिक एसिड में फ़र्क है। सिट्रिक एसिड के अंदर आपको ये पूरा ग्रुप मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिट्रेट जो होता है ना उसका ये हाइड्रोजन चला जाता है। जब हाइड्रोजन चला जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, तो ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये कहलाता है सिट्रेट। आप जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर देखेंगे, अगर कहीं पर लिखा हुआ है OIC एसिड या IC एसिड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें H मौजूद है, और अगर ATE लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आइसोसिट्रिक एसिड, या इसे आइसोसिट्रेट कह सकते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड क्यों कहेंगे, अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, अदरवाइज आइसोसिट्रेट कहेंगे क्योंकि ये जो ग्रुप है इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो 3 नेम्स हो गए, नंबर 1 क्रैब because of the scientist, number 2 citric acid because of the first product, and number 3 tricarboxylic acid cycle या TCA cycle because of 3 carboxylic acid group in the citric acid molecule, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हम पहले देख चुके हैं। जो पायरुविक एसिड था, थोड़ी सी ब्लर है ये पिक्चर, छोटी सी थी, इसको मैंने जूम किया। पायरुविक एसिड जो था हमारे पास, उसमें से पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी जिसे हमने कहा था डीकार्बोक्सिलेशन, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के इसके हवाले कर दिए थे, और फिर कोएंजाइम ए जो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है ये ऐड कर दिया था, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बना है जिसका नाम है एसिटाइल कोए। अब ये एंटर होता हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ये एंटर होता हुआ नज़र आएगा, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ये क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर हो रहा है, यहाँ से ये एंटर होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो को ए है इसका मेन काम जो है वो ये है कि इस एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाना, बस इसके अंदर इस साइकिल के अंदर इंसर्ट करवाना। अदरवाइज चूँकि एसिटाइल एक छोटा बच्चा है, उसको जो है वो इस क्रैब्स साइकिल में, क्रैब्स साइकिल समझ लें कोई पार्टी शार्टी है जहाँ पे जो है वो बच्चों को बिना पेरेंट्स के एंट्री नहीं मिलती, पेरेंट्स छोड़ के चले जाएँ फिर सही है। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर था एसिटाइल को ए जो कि एंटर हो रहा है क्रैब्स साइकिल में। क्रैब्स साइकिल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, वहाँ पर मौजूद होती है ये। अच्छा, अब इसका जो बॉन्ड होता है, एसिटाइल और कोएंजाइम ए का जो बॉन्ड होता है वो अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक होता है, और इसके लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये कोएंजाइम ए जो है ना ये रिमूव हो जाता है यहाँ से, और अब ये दोबारा से रेडी है, किस चीज़ के लिए रेडी है, दूसरा एसिटाइल जो है वो आए और उसको ये दोबारा लाकर क्रैब्स साइकिल में एंटर करवा सके। तो इस बेचारे का यही काम है, ये कुली के तौर पर बिहेव करता है, सामान उठा उठा के लाते हैं कुली, ये यहाँ पे एसिटाइल को उठा उठा के लाता है।
तो भाई वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ और को ए चला गया, क्या बच गया? बच गया एसिटाइल। इस एसिटाइल को ना रिसीव करने के लिए आता है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पर वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट, आपकी मर्जी है। ऑक्सैलो एसिटेट, ऑक्सैलो एसिटेट के अंदर होते हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटेट में थे और एसिटाइल के अंदर थे 2 कार्बन। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन। सिंपल सी बात है, एसिटाइल के 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के 4 कार्बन, ये दोनों मिले तो एक कंपाउंड बना जिसका नाम है सिट्रेट, जिसमें 6 कार्बन है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ। इस 6 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये हो जाएंगे 5, और एक कार्बन यहाँ पे निकलेगा अगेन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2 है ये, तो ये हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद से कहीं पर भी कार्बन के नंबर में चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी 4 कार्बन, इससे पहले भी 4 कार्बन थे। तो कहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है? फर्स्ट यहाँ पे 6 हुए, यहाँ पे 5 हुए और यहाँ पे 4 हो गए। 4 के बाद ये कांस्टेंट रहेगा, तो कार्बन के नंबर में चेंज आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ 2 जगह के ऊपर कार्बन का रिमूवल हो रहा है। अब देखिए, ये रिएक्शंस मुश्किल नहीं है, आपने मेरे साथ रहना है, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। अच्छा जी, हमने बना लिया सिट्रेट या जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, हमने बना लिया जिसके अंदर 6 कार्बन है। ठीक है जी, इसके बाद क्या होता है? इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता, फिर ये वापस आ जाता है। तो बस टहल के वापस आया, लेकिन इससे हुआ क्या? जब ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था ना, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इससे एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, टेक्स्ट में उसका नाम मेंशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसका नाम होता है सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ठीक है। और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल वापस आया तो दोबारा से उतने मॉलिक्यूल हो गए, तो दोबारा से क्या बनना चाहिए था? दोबारा से सिट्रेट बनना चाहिए था ना, लेकिन इसका आइसोमर बनता है। आइसोमर आपको पता है एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसके अंदर जिसका केमिकल फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो सिट्रेट में से जब वाटर का मॉलिक्यूल निकला था तो बना था सिस एकोनिटिक एसिड। जब वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा दाखिल हो गया तो ये कन्वर्ट हो गया सिट्रिक एसिड के अंदर ही, लेकिन अब की बार उसकी दूसरी फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं आइसोसिट्रिक एसिड। तो देखें यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल गया था वो वापस आ गया। मैं आपको ये टेक्स्ट के साथ साथ अगर चलाता रहूँ तो शायद आपको ज़्यादा आसानी से समझ आए। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन हुआ था हमारे पास वो क्या था? जो एसिटाइल का फ्रेगमेंट था 2 कार्बन वाला, वो कंबाइन हुआ किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड था। इससे बना एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड, क्या नाम है उसका? सिट्रिक एसिड। पहला रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, और जो कोएंजाइम ए था वो दफा हो गया था, और वो इसलिए चला गया था ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल को ला सके। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एसिटाइल को ए था, ये एंटर हुआ यहाँ पे, और ये जो कोएंजाइम ए है ये चला गया, और यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, और इससे ये जो पहला कंपाउंड बना इसका नाम था सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ये रिमूव होता आपको नज़र आ रहा है, और फिर ये दोबारा वापस आ गया, और इस रिएक्शन के बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया अपने आइसोमर के अंदर, यानी सिट्रेट से क्या बन गया? आइसोसिट्रेट। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था और वापस आ गया दोबारा, तो सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रिक एसिड में। मैंने आपको बताया था बीच में एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, उसका नाम है सिस एकोनिटिक एसिड, जो कि यहाँ पर बीच में होता है। बट खैर, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं भी है, कोई मसला नहीं है, इसके अंदर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट करनी है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, अब थोड़ी बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है जी, अब ये जो आइसोसिट्रेट है 6 कार्बन वाला, इसमें से जाएगा एक कार्बन बाहर, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी, और इसके अंदर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। तो मैंने आपको बताया था जब ये दोनों साथ हो रहे हैं तो हम इसे नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक कार्बन चला गया, तो 6 के बजाय कितने कार्बन रह गए? 5 कार्बन। इलेक्ट्रॉन्स गए, इलेक्ट्रॉन्स को लेने कौन आएगा? NAD पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए, साथ में हाइड्रोजन लिए, ये कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर। इन दोनों रिएक्शंस के बाद ये जो आइसोसिट्रेट था, जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, ये रह गया 5 कार्बन वाला कंपाउंड, और अब इसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। क्या शक्ल है इसकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, देखने का शौक हो रहा हो तो मैं दिखा दूं।
यहाँ से गया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सिमिलरली NAD आया और NADH में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ये मॉलिक्यूल बना है। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, कीटो ग्लूटरेट कह लें बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ये हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। काउंट अगर कर लें आप तो इसके अंदर आपको 5 कार्बन नजर आएंगे, 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको ये वाली साइकिल भी समझ आ जाए, क्योंकि बच्चे इस साइकिल को तो देख लेते हैं लेकिन उन्हें उसमें वैसे तो वह याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं, बट स्टिल चूँकि बुक के अंदर है तो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, अगेन इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर दोबारा यही 2 काम होंगे। कौन से 2 काम? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको फिर नजर आ रहा है NAD आया, इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाइड्रोजन लिए, कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर, और एक कार्बन और रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही 2 रिएक्शन हो गए। अब देखिए 5 कार्बन में से अगर एक और कार्बन चला गया तो कितने कार्बन रह गए? 4 कार्बन। अच्छा, बीच में क्या होता है, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर जो बीच में एरो छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है सक्सेनाइल। ठीक है, सक्सेनाइल। और इस सक्सेनाइल के अंदर जो है ना, एक अदद वही मॉलिक्यूल जो आपको यहाँ पर नजर आया था CoA, वो आकर अटैच होता है। जब इसमें से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में या अल्फा कीटो ग्लूटरेट में से कार्बन निकाला जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो ये रोने लगता है और इसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसको दे दिया जाता है CoA। तो ये एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है सक्सेनाइल CoA। उसके बाद सक्सेनाइल CoA को दूसरा मॉलिक्यूल दिया जाता है। वो दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है फॉस्फेट का। तो देखें, पहले क्या दिया इसे? कोएंजाइम A, CoA दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से CoA निकाल लेते हैं। CoA निकाल लेते हैं तो इसे क्या पकड़ा देते हैं? फॉस्फेट। और उसके बाद इसमें से फॉस्फेट भी निकाल लेते हैं। तो ये रिएक्शंस मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल था जिसका नाम था अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में से निकला कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हमने कहा डीकार्बोक्सिलेशन, और फिर NAD आकर कन्वर्ट हो गया NADH में जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सक्सिनाइल। उस सक्सिनाइल के अंदर डाला जाता है कोएंजाइम A। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जो वहां पर नहीं लिखा हुआ था, ये मॉलिक्यूल है जिसे आप कहते हैं सक्सिनाइल CoA। ठीक है, सक्सिनाइल CoA जो है ना, इसके पास जो CoA है वो इसमें से निकाला जाता है और CoA की जगह इसे दिया जाता है फॉस्फेट, और फिर फॉस्फेट भी निकाल लिया जाता है। कौन निकालता है? एक मॉलिक्यूल आता है जिसका नाम है GDP। नॉर्मली आप पढ़ते हैं ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट आता है, इसका ये जो फॉस्फेट है ये ले लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और फिर ये अपना फॉस्फेट दे देता है ADP को, और उसके नतीजे में फाइनली एक ATP बनता है। ओवरऑल दोबारा सुने, जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड था उसमें से पहले निकाला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन्स, इसे हमने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिर इसमें ऐड किया CoA, क्या बना? सक्सेनाइल CoA। सक्सेनाइल CoA में से दोबारा निकाल लिया CoA, इसको क्या दिया? फॉस्फेट, और फिर फॉस्फेट भी निकाल लिया। इन तमाम रिएक्शंस के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ये मॉलिक्यूल कहलाता है सक्सिनिक एसिड, या इसे हम कहते हैं सक्सिनेट, जो कि आपको यहाँ डायरेक्टली नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल काम हुए। इन 2 कामों के बाद पहले CoA आया, फिर CoA वापस चला गया, फॉस्फेट आया, फॉस्फेट को GDP ने लिया, GDP ने लेकर GTP बनाया, GTP ने किसको दिया? ADP को, और ADP से बन गया ATP। और इन तमाम रिएक्शंस के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सक्सिनेट के अंदर। यहीं पर एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज होता है, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक वाटर यूज हो रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर यूज हो रहा है। अच्छा, एक टर्म जो कि मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी पढ़ाई थी, वो थी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने को। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ATP बन रहा है, यानी इस ADP के अंदर क्या ऐड हो रहा है? फॉस्फेट ऐड हो रहा है। कहाँ से आ रहा है ये फॉस्फेट? किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रहा है। किससे आ रहा है? GTP से आ रहा है।
तो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जब फॉस्फेट मिलता है ना और एटीपी बनता है तो ये वाली फॉस्फोराइलेशन कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ही जगह आपको एटीपी बनता हुआ नजर आता है यहाँ पे, और ये कौन से प्रोसेस से बनता है, ये बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट के अंदर अब की बार डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ से कार्बन का नंबर सेम रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ऑक्सीडेशन। लेकिन अब की बार चूंकि एनएडी बहुत बिजी था तो ये भेजता है अपने दोस्त को, उसका नाम है एफएडी। इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज होता है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन हंग्री होता है। ये आकर इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। इस रिएक्शन के बाद जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एक और तरह के मॉलिक्यूल में जिसका नाम है फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो है उसमें एडिशन की जाती है एक अदद वाटर के मॉलिक्यूल की, और इस एडिशन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल से फ्यूमरेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एक और मॉलिक्यूल में जिसका नाम है मैलेट। उसके बाद मैलेट के अंदर दोबारा ऑक्सीडेशन की जाती है और अब की बार NAD फ्री होता है, तो NAD आता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। और इस रिएक्शन की वजह से दोबारा से वही मॉलिक्यूल आपको नजर आता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये मॉलिक्यूल दोबारा से इसलिए आया है ताकि ये साइकिल कंटिन्यूसली चल सके। इस स्टेप को हम रीजनरेशन कहते हैं। किसी भी साइकिल के अंदर जो लास्ट स्टेप होता है वो रीजनरेशन होता है, जिसमें वही मॉलिक्यूल दोबारा आ जाता है जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको एक क्लियर वर्जन के ऊपर दिखाता हूँ। ये सबसे पहले एसिटाइल को ए आया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ से ये को ए क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। एसिटाइल के अंदर 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन, ये दोनों मिले तो सिट्रिक एसिड बना जिसमें 6 कार्बन, सिंपल। इसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल निकला और ये वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा आ गया तो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रिक एसिड में, इसमें भी 6 कार्बन। पहली बार यहाँ से कार्बन निकला तो अब अगले मॉलिक्यूल में रह जाएंगे 5 कार्बन, और यहाँ पर NAD आकर NADH में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों को मिलाकर हमने कहा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है जी। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में दोबारा यही 2 काम हुए, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और NAD आया, कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर। अगेन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। 5 कार्बन में से एक और निकल गया तो कितने रह गए, 4 कार्बन। मैंने आपको बताया था इसी स्टेप के अंदर इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है, को ए, तो ये कन्वर्ट हो गया था सक्सेनाइल को ए के अंदर। अब इससे इसका को ए निकाल लिया, को ए हटाया, को ए हटा के क्या दिया, फॉस्फेट दिया। उसके बाद फॉस्फेट भी ले लिया, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमने देखा था पहले GDP लेता है और फिर वो ADP को सप्लाई करता है, बट खैर ओवरऑल ATP बन रहा है। तो ये सक्सिनाइल को ये कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में। यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा था। अच्छा, ये वाला जो ATP फॉर्मेशन है ये क्या कहला रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनेट जो है उसमें फिर ऑक्सीडेशन होगी, कौन आएगा, FAD आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में भी 4 कार्बन, फ्यूमरेट में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में, मैलेट में भी 4 कार्बन। यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन के नतीजे में दोबारा से वही मॉलिक्यूल रीजनरेट हो जाएगा जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटेट। सो दिस इज द सिंपल क्रेब्स साइकिल। टेक्स्ट के अंदर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आइसोसिट्रिक एसिड बना लिया था हमने। आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक। अल्फा कीटोग्लूटाइड पे दोबारा से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है और इसके नतीजे में बनता है सक्सिनाइल को ए। यहाँ पर जो ATP बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कैसे बनता है, पहले को ए की जगह क्या आता है, फॉस्फेट, फिर उसे कौन ले लेता है, GDP, फिर GDP से कन्वर्ट हो जाता है GTP। GTP किसे सप्लाई करता है भाई, कहाँ गया, GTP किसे सप्लाई करता है, ADP को, और ADP से बनता है ATP। और यहीं पर एडिशन होती है किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की, जिसके बाद बनता है सक्सिनिक एसिड जिसे आप सक्सिनेट भी कहते हैं। कहाँ गया, हाँ भाई। उसके बाद क्या है, विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरिक एसिड में, लेकिन अब की बार ये इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है FADH। तो ये याद रखना है आपने कि पूरे साइकिल के अंदर एक ही जगह पर ATP बन रहा है और एक ही जगह पर FADH2 बन रहा है, ठीक है जी। FADH2 बन गया, उसके बाद एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड के अंदर, साफ नजर आ रहा है। उसके बाद दोबारा से ऑक्सीडेशन हुई लास्ट स्टेप क्रेब्स साइकिल के अंदर, जिसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। कैसे हुआ भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मैलिक एसिड से, कौन आया लेने, NADH बेकारी, और ये कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H पॉजिटिव में। ये स्टेप है जिसमें रीजनरेशन हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी यील्ड देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें। देखिए भाई,
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसे तोड़ना है कम्प्लीटली, तो क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? तो बहुत आसान सी बात है, 2 बार, क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने थे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। हमने जो काम देखा है अभी वो एक पायरुविक एसिड के लिए हुआ है, तो 2 पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए साइकिल को 2 बार चलना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक पायरुविक एसिड जब टूटता है क्रेब्स साइकिल के अंदर तो क्या क्या मिलता है हमें मिलते हैं 3 कार्बन एटम्स जो कि रिमूव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कहाँ पे नज़र आ रहा है भाई? एक ये नज़र आ रहा, एक ये नज़र आ रहा, ये तो 2 हैं, लेकिन एक और था जो कि इसकी तैयारी में हुआ था। यहाँ पे जब पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल CoA में, तो 3 कार्बन जो है वो रिमूव हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। 5 पेयर्स जो है ना हाइड्रोजन एटम्स के, वो यूज़ हो रहे हैं टू रिड्यूस NAD एंड FAD, यानी 5 बार आपको नज़र आएगी ऑक्सीडेशन। कहाँ कहाँ हो रही है ज़रा गौर से देखें। पहली ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ नंबर 1। दूसरी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, नंबर 2। तीसरी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, नंबर 3। चौथी ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, नंबर 4। अरे ये तो 4 है, लेकिन पीछे अगर आप देखें तो एक ऑक्सीडेशन इसकी तैयारी में भी हुई थी। तो ये 5 जगह पर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जा रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और ये मॉलिक्यूल जो है ना ये रिड्यूस हो रहे हैं। पायरुविक एसिड को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। ये कैरियर मॉलिक्यूल हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आगे जाकर ATP फॉर्मेशन होगी। तो इनपुट और आउटपुट क्या है भाई? पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था, 3 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए। मैंने आपको बताया था हर स्टेप के ऊपर कहाँ कहाँ ऐड हुए। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ, ये वाला तो नहीं था, ये तो अंदर जाके बाहर आ गया, बाहर जाके अंदर आ गया था। एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हुआ। 3 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हुए और 5 कैरियर आ रहे हैं। कैरियर ये हैं जो भीख मांगने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, 4 हो गए और एक पीछे था। 5 कैरियर आ रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 5 कैरियर जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और अब ये मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे अगले स्टेप के अंदर, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहाँ पर इनसे ATP की जनरेशन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये जो मॉलिक्यूल हैं क्या कहते हैं, NADH है और FADH2 है। देखें यहाँ तो बने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बने हैं तो आप कहेंगे 5 बने हैं, ठीक है, लेकिन 5 नहीं बने, 5 बने हैं एक पायरुविक एसिड के लिए। चूँकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, तो टोटल 10 मॉलिक्यूल बने हैं यहाँ पे। सिमिलरली ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, उसके अंदर भी NADH जो है वो मॉलिक्यूल बना था। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं ये जाएंगे एक चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और उसके नतीजे में हमारे पास ATP जनरेशन होगी। हम देखेंगे किस तरह से ATP वहाँ पर जनरेट होते हैं।